नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूपी बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आब्यू। क्या आब्यू? तो आब्यू क्या होता है और क्यों पढ़ना है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके टाइप्स और जो जो एप्लीकेशन दिया हुआ है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आब्यू क्यों क्या है, क्यों पढ़ना है, क्यों हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें जान। सपोज दैट कि मैंने आपसे बोला जाओ ए नाम का जो स्टूडेंट है वो प्रेयर लाइन में लगा हुआ है, उसको बुलाकर ले आओ। तो आप जाओगे और अनाउंस किए कि ए नाम के जो बच्चा है उसको लेकर वो जो हो वो बाहर आओ, सर बुला रहे हैं। तो आप जब जाओगे वहाँ पे तो ए नाम के जितने भी बच्चे हैं सारे बाहर आ गए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए नाम का ही बच्चा कौन सा है और किसको सर ने बुलाया है। तो आप मेरे पास आओगे, सर ए नाम के तो बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ आप किस बच्चे को बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो? तो मैं बोलूँगा कि जाओ थर्ड पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ पे जो ए नाम का लड़का है उसको बुला कर ले आओ। तो जब मैंने आपको उस बंदे की लोकेशन बता दी कि तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ पे जो लड़का है उसको लेकर आओ, तो इससे आपको क्या हुआ, आसानी हो गई और वो बंदा जो था उसको भी पहचान लिया आपने और इसमें आपको कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी नहीं हुई। तो इन्हीं सब के यूज के लिए या इन्हीं सबको एक लोकेशन या फिर डोनेशन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आब्यू। तो देखो जैसे सपोज दैट ये आपका एक क्लास है, क्या है आपका, एक क्लासरूम है, ठीक। अब क्लासरूम में ए नाम का कोई बच्चा है, कोई बी नाम का है, कोई सी नाम का, कोई डी नाम का, ऐसे ही आप लोग बैठते हो। पहली रो हो गई या मान लो दूसरी रो हो गई, ठीक, ऐसे ही रहते हैं ना। ऐसे सपोज दैट इधर भी बच्चे बैठे होंगे, थर्ड रो फोर्थ रो में ऐसे बच्चे बैठे होंगे। तो अब हम अगर आपको बोले कि दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में जो बच्चा बैठा हुआ हो उसको बुला कर ले आए, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये वाई वाला बच्चा जो है इसी की बात की जा रही है, इसी को बुलाने की बात की जा रही है, ठीक। तो अगर हम सपोज दैट ये हमारा एक क्या है, आब्यू है। अब इसके जो अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये जो बॉर्डर बना हुआ है, ये जो ब्रैकेट है ना, ये और ये, इसी को बोला जाता है आब्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यही ब्रैकेट यूज करते हैं। और इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं इसको क्या बोलते हैं, अवयव, तत्वों के अवयव। मतलब ये जो है इसको अवयव बोला जाता है या प्रविष्टियां बोली जाती है, ठीक। अब ये जो ऐसे होता है इसको बोलते हैं पंक्ति, क्या बोलते हैं, पंक्ति। और ऐसे जो होता है पर ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं स्तंभ, क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ, क्या बोलते हैं, स्तंभ। अब किसी मान लो छोटा सा व्यू लेते हैं हम 2 3 4 2। तो जब इसका साइज लिखा जाता है या कोट लिखा जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है
पंक्ति इंटू स्तंभ, स्तंभ पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितने हैं तुम्हारे, 1 2, कितना है 2, स्तंभ कितने हैं 2। तो ये जो हमारा अव्यव है ये 2x2 का एक छोटा सा अव्यव है। इतना बात समझ में है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अगर हमें ये पता न करना हो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पता करना हो तो कैसे पता करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले एलिमेंट काउंट कर लो। तो देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो 4 कर लो। या फिर क्या कर सकते हो, जो इसकी ये दोनों है स्तंभों की संख्या प्लस इंटू पंक्तियों की संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारे एलिमेंट आ रहे हैं, यही आ रहे हैं ना। तो हम अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणन कर देते हैं तो जो उसके अंदर अवयव होते हैं उसकी संख्या ज्ञात हो जाती है। तो अगर कोई पूछ ले कि एक 3x3 का अव्यव है तो क्या आप उसके अंदर अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, तो अब आप ज्ञात कर लोगे कि हाँ 3x3 है तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, मतलब उसका जो अवयवों की संख्या होगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलो हम इसी को थोड़ी सी एक बात और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये जो आई है ना, मतलब इधर की तरफ जो है रो और इधर की तरफ जो है ये किसको बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम को डिनोट करते हैं जे से और रो को डिनोट करते हैं आई से। तो इसको कहीं कहीं पे या आगे क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा, मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं ए आई जे, ऐसे करके होगा। और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या लिख रहे हैं तो उसको m इंटू एन लिखा जाएगा। आई क्या है, ये पंक्तियों का पोजीशन बताता है और जे जो है स्तंभों का स्थान बताता है। ठीक, m और n जो है वो पंक्तियों की संख्या है और n जो है स्तंभों की संख्या है। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे m इक्वल टू पंक्तियों की संख्या n इक्वल टू स्तंभों की संख्या ठीक, और i इक्वल टू पंक्ति j इक्वल टू स्तंभ। ठीक, अब जैसे अगर हमें A11 लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पंक्ति की पहला स्तंभ का जो एलिमेंट है उसके बारे में बात की जा रहा है, मतलब पहली पंक्ति का पहला जो स्तंभ है उसके बारे में बात की जा रही है। इसी तरीके से जैसे अगर इसमें से हमें निकालना हो पहला A11 कौन सा है, तो A11 कौन सा है, ये पहली पंक्ति अब पहला स्तंभ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं, डेफिनेशन और क्या सारी चीज़ें देखते हैं और धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखो अव्यव किसे कहते हैं, अव्यव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब क्या है कि जो अव्यव होता है वो जैसे 1 2 3 4 एक आयत होता है, आयताकार में क्रम तरीके से रखा जाता है। ठीक, इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ वास्तविक संख्या हो, इसमें हो सकता है सम्मित संख्याएं भी हो, या फिर ये भी हो सकता है
कि इसमें फलन हो, जैसे एक्स वाई जेड कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, यहाँ पे 0 0 1 कुछ भी हो सकता है। क्या लिख रहा है, जो हमारा संख्याओं या फलनों, संख्याओं या फलनों, अब इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव तथा प्रविष्टियां कहते हैं। तो जो ये इसके अंदर लिखे हुए तत्व हैं इसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। अब इसमें फलन भी हो सकते हैं और संख्याएं भी हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं, सम्मित संख्याएं भी हो सकती है, किसी दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याएं ही आव्यूह में आते हैं। ठीक, अब इसका अगर हमें इस जो ये आव्यूह है इसका साइज लिखना हो, कोट लिखना हो, तो क्या करोगे, तो कितनी है, 2 पंक्ति है, एक ये 2 पंक्ति है, तो 2 लोग तो पहले पंक्तियां लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, स्तंभ ये हो गया 2, तो 2 क्रॉस 2, ऐसे ये लिखो, इसका ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इसका लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ये समझ में कि जो आव्यूह की पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या जो होती है वही उसका क्या होता है, कोटि। अब देखो, आव्यूह को हमेशा ऑलवेज नहीं कह सकते, अक्सर ये बोल सकते हो कि हमेशा आव्यूह को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तथा उसके अवयव जो होते हैं वो स्मॉल छोटे अक्षरों से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और आव्यूह के अवयव जो होते हैं हम उसे स्मॉल अक्षरों से व्यक्त करते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो अभी समझा रहा था ना, जैसे अगर मान लो हमारे पास 2 3 4 5 ये एक आव्यूह लिखा है, अगर इसका हमें कोटि लिखना हो तो पंक्तियों की संख्या क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। ये होता है ना, तो पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति काउंट करो कितना है, 1 2, कितना हो जाएगा 2। स्तंभ काउंट करो कितना है, 1 2 2। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 2 क्रॉस 2। तो देखो इसी में क्या लिख रहा है, यम पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n कोटि का आव्यूह तथा केवल mn आव्यूह भी कहते हैं। तो इसको क्या बोलोगे, 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बोलोगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछ ले इसकी कोट क्या होगी तो लिखोगे कैसे, कोटि, कोट इक्वल टू 2 क्रॉस 2। अब आगे चलते हैं। ये जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, आव्यूह ए, ये एलिमेंट ये दिया गया है, नंबर से दिए गए हैं, के लिए ज्ञात कीजिए। पहले क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्तियों की संख्या काउंट करो, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, कितना है 3। स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4। तो ये हो गया आपका आव्यूह की कोटि। अब देखो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होता है, कोटि का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोट का जो होता है उसी का गुणा कर देते हैं, तो 4 3 12। अब बोल रहा है कि अवयव A13 ज्ञात करो। अब A13, अब यहाँ लिखो A13, A मतलब हो गया फर्स्ट पंक्ति, पहली पंक्ति कौन सी है, ये पहली पंक्ति के तीसरा
पहली पंक्ति का तीसरा कितना है 19, 19 लिख दो। ऐसे 2 1, 2 1 क्या है दूसरी पंक्ति, और ये क्या है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहला स्तंभ हो गया दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में कितनी है ये 35 लिख दो यही। इसी तरीके से A33, A33 क्या है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति कौन सा है लास्ट वाला ये, और तीसरा स्तंभ कौन सा है ये इसका किसके बराबर हो जाएगा -5। इसी तरीके से A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ कौन सा अवयव है 12, यहाँ लिख दो। अब इसी तरह 2 3, अब देखो बोल रहा है दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना है 5/2। इतना समझ में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। अब सपोज दैट कोई एक अवयव हो जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि इस अवयव के अवयव क्या हैं कैसा है कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये दिया गया है कि उसमें जो इसके अंदर जो अवयव हैं वो कितने हैं 8। तो आपको हम बताए हैं कि अवयवों की संख्या बराबर कोटि। तो अब देखो, अब मान लो इसका जो कोटि है वो A×B है, अवयवों की संख्या क्या है 8। अब A×B अब 8 है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, एक बार हम ये सोच सकते हैं कि A का मान 1 ले लें, B का मान 8 ले लें, और यहाँ 8 आ जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया कि 8 बराबर 8। अब दूसरा ये सोच सकता है, दूसरा स्टूडेंट बोला सर मैं A का मान 8 ले लेता हूँ और B का मान 1 ले लेता हूँ, ये भी हो सकता है। अब तीसरा स्टूडेंट ये बोला सर नहीं मैं 4 पंक्ति लूँगा 2 स्तंभ लूँगा। एक स्टूडेंट बोला नहीं सर मैं 2 स्तंभ लूँगा 4 पंक्ति लूँगा, ये हो सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है अवयवों की संख्या 8 वाले एक अवयव बनाने की कितनी हो रही है हमारे पास 1 2 2 3 4, कितना हो गया 4। तो अवयव की संख्या कितनी हो गई 4। या फिर पेयर्स अगर लिखने हो तो ये आप लिख सकते हो 1×8 2×4 4×2 सारी चीजें लिख सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे अवयव 3×2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव जो हैं वो ये समीकरण जो दिया है उस पे निर्धारित हैं या प्रदत्त हैं। तो सपोज दैट इस क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है हमारे पास एक अवयव है, क्या है एक अवयव जो क्या है 3×2 का है। अब 3×2 मतलब 3 पंक्ति होंगी उसमें और 2 क्या होंगे स्तंभ। तो 3 पंक्ति मतलब अगर ये 1 1 हो गया, ये 1 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा। अब इसमें अगर हमें निकालना हो A1 1 क्या होगा, तो ये जो समीकरण दिया है इसमें हम A1 1 का मान रखते हैं, I का मान 1 J का मान भी 1, तो 1/2 1 - 3 × 1 इक्वल टू 1/2 - 2 इक्वल टू 1। ऐसे ही अब लिखते हैं A12 अगर लिखते हैं तो A12 बराबर क्या होगा 1/2 1 - 3 × 2, तो ये हो जाएगा 1/2 - 5। अब इसको जब मॉडुलस से वैल्यू निकलेगी तो 5/2 इक्वल टू 2.5।
ऐसे a21 हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2, ये हो जाएगा 0.5। ऐसे ही आप निकाल लो a22 का मान निकालो। a22 का मान निकालोगे 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू -4, तो 4/2 इक्वल टू 2। ऐसे ही निकालो 1 a22 3 1 3 1 का मान निकालो, तो 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही आप निकाल लो a32 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 3/2, 1.5। तो जो हमारी मैट्रिक्स अवयव बन के आएगी वो क्या होगा, a11 का मान कितना 1, 2.5 पे a12 का मान, इसका मान 0.5, इसका मान 2, इसका 0, इसका 1.5। ये हमारा जो मैट्रिक्स बन गया यही है इसकी अवयव। इसी के बारे में क्वेश्चन में बोला था कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर में कि आई जे बराबर ऐसे कुछ समीकरण दे देगा। अब आपको बोलेगा कि एक अवयव बनाओ जिसमें आपको अवयव का जो कोटि होगा वो आपको पेपर में दिया रहेगा। अब चलते हैं हम टाइप्स, अब धीरे से आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, आप मैट्रिक्स कैसे पहचानोगे कि ये मैट्रिक्स ये है या नहीं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम अवयव। क्या ये हो गया, ये अवयव। अब अवयव दो तरीके का हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं वर्ग अवयव, एक होते हैं आयताकार वर्ग अवयव, एक होते हैं आयतीय। अब वर्ग अवयव क्या होते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या जो होती है बराबर होती है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो होती है बराबर होता है। और इसमें जो है आयती वाले में पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो है बराबर नहीं होती है। कभी पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी, कभी स्तंभों की संख्या जो होगी ज़्यादा होगी। अब जो वर्ग अवयव है इसमें भी हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो सकता है इसमें, अभी आगे समझ में आएगी ये चीज़ें, कि इसमें जो है एक में होता है मॉड इक्वल टू 0, एक में होता है मॉड इक्वल टू नॉट इक्वल 0। तो जो ये मॉड इक्वल टू 0 होता है इसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो नहीं 0 होते हैं उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके फायदे क्या हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा उसका हम कभी भी ए इनवर्स नहीं निकालेंगे, ठीक। और जिसका नहीं 0 होगा उसका हम ए इनवर्स क्या करेंगे, निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई। अवयव होता है, अवयव को दो अवयव जो मोस्टली हम लोगों की किताबों में देखने को मिलेंगी, दो ही तरीके के मिलेंगी। एक मिलेंगी वर्ग अवयव और एक मिलेगा आयतीय अवयव। जो वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे हम लोग वर्ग अवयव बोलते हैं।
और जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती उसे हम लोग आयतीय अवयव बोलते हैं। अब वर्ग अवयव को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसका डिटर्मिनेंट निकालने पे 0 होता है और जिसका एक होता है जिसका डिटर्मिनेंट निकालने पे 0 नहीं होता। तो जिसका 0 होता है उसका हम इनवर्स नहीं निकालते हैं और जिसका नहीं 0 होता है उसका हम इनवर्स निकालते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहली जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं हम पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव मतलब पंक्ति मतलब समझ आ रहा है कि पंक्ति होगा इसमें, तो पंक्ति जिसमें एक पंक्ति हो, क्या हो, एक पंक्ति हो, लेकिन रो चाहे जितना हो, सॉरी स्तंभ चाहे जितना हो। देखो ये, अब ये क्या हो गया, 1x4 का क्या है, एक अवयव है। 1x4 ही का है ना। तो अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक पंक्ति हो तथा अनेक स्तंभ। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1x समझ में इतनी बात। इसी तरीके से स्तंभ मतलब एक स्तंभ होगा और जो पंक्ति है वो पंक्ति की संख्या चाहे जितनी हो। जैसे ये देखो 3x1 की है, तो इसके बारे में भी अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं एक स्तंभ हो तथा अनेक पंक्ति। एग्जाम्पल ये, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m×1 मतलब सिर्फ एक स्तंभ होना चाहिए और अवयव चाहे सॉरी पंक्ति चाहे जितनी हो उससे मतलब नहीं है। और पंक्ति अवयव में एक पंक्ति होनी चाहिए और अनेक स्तंभ होना चाहिए। अब आते हैं अगला अवयव जिसे बोलते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, यह नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। शून्य अवयव मतलब हो गया कि 0 सारे अवयव जो हो वो क्या हो, 0। ऐसे देखो, सारे अवयव क्या हो, 0। अब आते हैं अगला अवयव का क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या है, यह एक वर्ग अवयव होता है और इसके जो विकर्ण के सभी अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, एक। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं विकर्ण किसे कहते हैं। किसी अवयव के, जैसे ये अवयव है, जो ये एलिमेंट होते हैं ये और ये, इसी को बोला जाता है विकर्ण। ये प्रिंसिपल विकर्ण, मुख्य विकर्ण, और ये लीडिंग विकर्ण होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी अवयव के सभी अवयव एक हो, किसी वर्ग अवयव बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रो और कॉलम की संख्या जो है वो बराबर होगी, यही है ना। अगर बोल रहा है कि एक वर्ग अवयव है तो इसमें क्या है कि वर्ग अवयव का मतलब है कि जो हमारा अवयव है उसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या जो है दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब जैसे ये देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बोल रहा है कि जो विकर्ण है, विकर्ण देखो ये होता है हमारा मुख्य विकर्ण, जो होता है यही होता है, ये विकर्ण हो गया। अब विकर्ण को छोड़ के जितने भी हमारे एलिमेंट या अवयव हैं सभी क्या हो, 0।
दिख रहा है ना। देखो, एक वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष भी अवयव शून्य होते हैं, वो तत्समक अवयव कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस वर्ग अवयव ये दिया है, और ये नोटेशन ध्यान देना कि I बराबर G, मतलब देखो A11, A22, A33, ऐसे जो होगा वो 1 होगा, उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएगा, 0। देखो, इसको I3 बोलेंगे। इसकी कोट जो होगी वो ले लेंगे, और ये इसी तरीके से अगर I2 दे दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 रो और 2 स्तंभ होना चाहिए, 0 0। तो यूनिट आइडेंटिटी के कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसके बारे में हम लोग अभी जिक्र करते हैं कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है और कहाँ यूज किए जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जो ये अवयव है, मतलब कि हमारा तत्समक अवयव है, उसकी प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो, अगर हम किसी भी IN, मतलब n तक जो है यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको हम अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है a ही मिलेगा। और अगर हम IN को इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, चाहे जितनी बार, ये देखो अब ये मल्टीप्लाई करोगे हमारा हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, IN ही मिलेगा। अगर हम इसका इन्वर्स निकालें, तो हमें IN ही मिलेगा। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो आगे यूजफुल होंगी, अभी तो इसकी इस्तेमाल उतना नहीं है, लेकिन आगे ये सब प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होंगे। अब वर्ग अवयव क्या होता है। वर्ग अवयव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे मैंने बताया नहीं कि 2x2 ले लो, 3x3 ले लो, 4x4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। अब एक होता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव वो अवयव होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकर्ण को छोड़कर, डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकर्ण को छोड़कर शेष जितने भी अवयव होते हैं वो सारे क्या हो, 0 हो। जैसे देखो 2 3 सॉरी 0 0 0 4 5 0 0 0 3, ये भी 0 होगा, सॉरी इसको मैं रिमूव करके फिर से लिख देता हूँ। ये देखो, ये 0 और ये 0। तो जो एक विकर्ण अवयव होता है वो हमेशा वर्ग अवयव होता है, ये याद रखना। जितने भी ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वर्ग अवयव के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट है या जितने भी अवयव हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0। देखो 2 4 3, ये हमारा एक क्या है, विकर्ण है। ये सारा हमारा क्या है, एक विकर्ण है। अब इसको छोड़कर जितने भी अवयव हैं तो सारे 0 हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, विकर्ण के अवयव को
छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। क्या हो? शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब अदिश आप भी क्या स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स के उससे बोलते हैं? स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये भी एक वर्ग अवयवी होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं जो हमारी मुख्य विकर्ण होती है, जो डायगोनल मैट्रिक्स उसमें जो एलिमेंट होता है, जो अवयव होता है, वो सेम होता है सब में सब। जैसे यहाँ पे भी 2 है रहेगा, तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये देखो ऐसे बन जा रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन रहा है ना। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2i3, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, अगर उसमें हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, एक जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वही हमारा क्या होगा, अदिश अवयव होगा। अब चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, नहीं पूछता तो मान लो इस हर साल नहीं तो 1 न 2 साल 3 साल में कभी न कभी इससे सवाल पूछ ही लेता है। अब जैसे ये अब ये क्या बोलता है, इक्वालिटी मतलब समानता चेक करने के लिए जो मैट्रिक्स के अवयव के जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है उसके बारे में। अगर 2 अवयव अगर कोई बोल रहा है कि समान है तो ये 2 अवयव समान कहलाते हैं। यदि वे समान कोटियों के हैं, दोनों की कोटियां जो हैं वो समान हो तथा प्रत्येक अवयव सिर्फ कोटियां ही समान न हो, ए में जो अवयव है वो भी ओ और बी में जो अवयव हैं वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम दे दिए 1 2 3 4, ये अगर बोल रहा है कि बी के बराबर है तो यहाँ पे भी यही एलिमेंट होना चाहिए, और कोटि जो है 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। ये नहीं कि कोटि अलग हो और अवयव सेम हो जाए, नहीं, जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, जब तक दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक ये समान अवयव नहीं होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या दिया है, x प्लस 3 z प्लस 4, ये एक अवयव दिया है, एक अवयव ये दिया है। अब पूछ रहा है c x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू समान मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू समान अवयव से देखो कोटि इनकी बराबर है, 3 क्रॉस 3 ये भी है, 3 क्रॉस 3 ये भी है, ठीक। अब ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। इसी तरीके से z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। इसी तरीके से ये लिखोगे 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, तो -7 प्लस 2 इक्वल टू 3y माइनस 2y, तो y इक्वल टू हो जाएगा -5। इतना समझ में आया। इसी तरीके से a माइनस 1 बराबर -3, a बराबर हो जाएगा -3 प्लस 1 बराबर -2। अब इसी तरीके से 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2c बराबर -2, c बराबर -2/2 बराबर -1। ये देखो c यहाँ पे है और यहाँ इसके बराबर क्या है 0। अब इसी तरीके से देखो b यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये बराबर करो तो b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, तो 4 की इस साइड ले आओ, -3 -4 2b
माइनस बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा -7। तो जो अब चलो हम एक बार सारे जो चीज़ें पढ़ी हैं सारे को हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़े हैं हम लोगों ने अपव्यू। अपव्यू क्या होता है और अपव्यू के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ा। अपव्यू के अवयव कैसे निकालते हैं, अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है, और अगर एक वर्ग अपव्यू है तो उसका डिटर्मिनेंट वगैरह के बारे में जिक्र की। ठीक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।